प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। सोल की स्थापना को बताया विकसित भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निकाय चुनाव के लिए 24 फरवरी को रोहतक से भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने संकल्प पत्र समिति के साथ किया मंथन। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में किया अपनी जीत का दावा। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पार्टी चुनाव वाले निकायों में अलग अलग संकल्प पत्र करेगी जारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त करेंगे जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, योजना से छोटे किसानों के जीवन में आया बड़ा बदलाव। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस लीडरशिप कॉन्क्लेव में राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक जगत, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरित जीवन गाथाएं साझा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना अहम है। ये आत्मा की अनुभूति कराता है। उन्होंने नेतृत्व को सिर्फ पावर तक सीमित करने के चलन को नकारते हुए कहा कि अब नेतृत्व की भूमिका वही निभा सकता है जिसके पास नवोन्मेष और भावों की क्षमता हो। पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सॉल्व इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई भारत की प्रगति की तारीफ की। उन्होंने इसे असाधारण अवसर बताते हुए कहा कि वे पीएम मोदी में एक बड़े भाई की छवि देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है। इस सम्मेलन में उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए इस आयोजन को विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सम्मेलन के दौरान अपने कार्यों से समाज का नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इनका संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में उनका भी अहम योगदान हो। उन्होंने पीएम के संबोधन को युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 24 फरवरी को रोहतक स्थित पार्टी कार्यालय से संकल्प पत्र को जारी करेंगे। इससे पहले कल गुरुग्राम में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व संकल्प पत्र समिति के संयोजक विपुल गोयल, विजयपाल एडवोकेट की उपस्थिति में भाजपा नेताओं ने संकल्प पत्र को लेकर घंटों मंथन किया।
इस दौरान शहर और वार्डों के मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी नेताओं ने लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे गए सुझावों पर भी गहनता से विचार किया और अहम मुद्दे पॉइंट आउट किए गए। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत 24 फरवरी यानी सोमवार को 12 बजे निर्वाचन सदन पंचकुला में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बैठक में राजनीतिक दलों के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना, चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सभी स्थानों पर पार्टी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। रोहतक में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में सभी स्थानों के लिए कांग्रेस की ओर से अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी बैलेट पेपर से स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। उन्होंने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि खुशी की बात है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हरियाणा से हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बजट सत्र की पूरी तैयारी है। तो हमने तो कहा था अभी बैलेट पे कराओ, क्यों संकोच कर रहे हैं? जब उत्तराखंड वाले बैलेट पे करा सकते हैं तो यहाँ क्या दिक्कत थी भाई? वीवीपैट नहीं है तो और भी ज्यादा हुआ नहीं क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जब ये लगी है मशीन उस टाइम में था वीवीपैट लगेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी भी उल्लंघना कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं है वीवीपैट लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन आपके अगर इंफॉर्मेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में उल्लंघना है, बैलेट पे कराने पर। हरियाणा से हैं वो, इस बात की मेरी शुभकामनाएं हैं। पहला भी हरियाणा से था केजरीवाल, ये भी हरियाणा से ही है। इसका मतलब ये है जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा दिल्ली का, वो हरियाणा का ही होगा, क्योंकि हरियाणा 3 तरफ है दिल्ली के। पूरी तैयार है और ये कॉरपोरेशंस के लिए भी जो है वो उसका तैयार हो रहा है, घोषणा पत्र जल्दी रिलीज होगा और अलग अलग कॉरपोरेशंस का अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार होगा। सिरसा पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सिरसा नगर परिषद चुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री 24 फरवरी को पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के जीत के दावों पर कहा कि कांग्रेस जो भी दावे कर ले, लेकिन इस चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और कमल खिलेगा। वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता द्वारा सिरसा नगर परिषद में लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद थे। दिल्ली में हरियाणा की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और पिछले 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं रोहतक की नगर निगम का चुनाव है, वहां पर जाएंगे और संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे, जो हरियाणा प्रदेश के सभी शहरी मतदाताओं के लिए, शहर के रहने वाले सभी साथियों और भाई बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक एजेंडा लेकर हम आए हैं और बहुत सी समस्याओं का उसमें हमने समाधान और निराकरण करने का काम करें। कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूँ, कांग्रेस के तो कांग्रेस वाले जाने, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, वो कुछ भी कहे खिलेगा तो कमल ही। दिल्ली में सारे तो उनकी कैबिनेट जेल में पड़ी थी, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे क्यों? मैं सुशील गुप्ता को जानता नहीं कौन है वो। दिल्ली में सरकार बनी है हमारी हरियाणा की बेटी, और खास तौर से जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जींद की बेटी, उसने दिल्ली के अंदर परचम लहराया और मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की बागडोर वहां पर सौंपी है और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। 27 साल के बाद दिल्ली की धरा पर कमल खिला है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने नगर पालिका चुनाव में जुलाना से पार्टी प्रत्याशी संजय जांगड़ा के पक्ष में समर्थन की अपील करते हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के पश्चात हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी, क्योंकि प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं कि निकाय चुनाव में भी भाजपा के कमल के चिन्ह पर वोट देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करना देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि हर भारतीय भारतवासी को अधिकार है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़े, ये कोई खास मुद्दा नहीं है। उन्होंने एक निजी स्कूल में रक्तदान शिविर के शुभारंभ के मौके पर कहा कि ये एक सराहनीय कार्य है। अब तो लोग अंगदान के लिए भी शिविर लगा रहे हैं, जो समाज सेवा का बेहतरीन उदाहरण है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो निकाय चुनाव है, इसको लेके हरियाणा की जनता ने मन बनाया कि डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में है और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ काम हो, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में चलेगी और विकास की गति को तेज करने का काम करेंगे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, हरियाणा की बेटी को जो सम्मान दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को जो स्थान मिला है, पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका जैसे देश भी जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। और आज देश की जनता गौरव महसूस करती है। आज देश में जिस प्रकार के ये कैंप लगे हैं, इन कैंपों की वजह से ही आज देश में कहीं भी ब्लड की कमी नहीं है। और आज देश में एक नया वातावरण भी बना है कि बहुत सारे लोग अपने अंगदान करते हैं। अंगदान करने से भी बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। ये योजना 3 समान किश्तों में किसानों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करती है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर के 2 करोड़ 50 लाख किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस योजना के तहत अब तक कुल 3,46,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से छोटे किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई, लेकिन किसानों के खाते में सीधी सहायता देने का काम कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना। लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से। यूपीए ने, कांग्रेस ने कई वर्षों तक सरकारें चलाई, लेकिन किसान के खाते में सीधे सहायता देने का काम बात तो करते रहे, कभी उनकी सरकारों ने नहीं किया। आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3,46,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये। गुरुग्राम स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गत 15 फरवरी से शुरू हुआ ये कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं का विकास और सशक्तिकरण के साथ राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना है। दिन की शुरुआत योग प्रशिक्षक मोहित कुमार द्वारा युवाओं को योग करवाकर सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में युवाओं की सांस्कृतिक प्रतिभा को उजागर करने के लिए उनके बीच उनके लोकाचार, लोक परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया। उत्तरी क्षेत्र की इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बैठक में डिस्कॉम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, वित्तीय स्थिति सुधारने, लॉस को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी में सुधार और नई तकनीकों के इस्तेमाल में समस्याओं को दूर करने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बार विद्युत विभाग का बजट बढ़ाया गया है। किस प्रकार से डिस्कॉम्स में आने वाली कठिनाइयां उनको कैसे दूर करें, क्या नए सुझाव हो सकते हैं और उनकी यानी खास करके फाइनेंशियल हेल्थ वो कैसे सुधरे। तो बहुत प्रकार के सुझाव भी आए हैं और जो अभी तक हमारी चीजें सिरे नहीं चढ़ रही उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों ने संकल्प भी लिया है कि टैरिफ का रैशनलाइजेशन कैसे हो, कॉस्ट हमारी कैसे कम हो, हमारे डेट की जो पोजीशन है उसको कैसे हम ठीक करें, लॉसेस को कैसे कम करें। तो इन सब विषयों पर बैठ के विचार हुआ है और जितनी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर आगे बढ़ें। खास तौर पर आरी यानी को कैसे हम उस विषय को आगे जनरेशन में कैसे हम सुधारेंगे, हमारा जो आरसीओ जो ऑब्लिगेशन है उसको हम कैसे पूरा करें। तो इस प्रकार से इन सब विषयों पर आज विचार हुआ है। पावर सेक्टर को बहुत ही अच्छे प्रकार से बूस्ट मिला है। हमारा जो पावर का जो डिपार्टमेंट का बजट है वो भी बढ़ा है और खास करके हमारे जो पीएसयूज हैं उन पीएसयूज ने भी अपने बजट को काफी बढ़ाया है। इस अवसर पर बिजली राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने कहा कि देश में बिजली क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ये आवश्यक है कि बिजली कंपनियों की स्थिति मजबूत रहे। इलेक्ट्रिक वाहनों, डेटा सेंटरों, नई ऊर्जा बैटरियों, सौर ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी क्षेत्रों में सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। नायक ने यह भी कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में बिजली क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। चंडीगढ़ में हर साल लगने वाले रोज फेस्टिवल की शुरुआत आज से रोज गार्डन में भव्य तरीके से शुरू हो गई है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस 53वें रोज फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। इस बार मेले में ढोल की थाप, बैंड बाजे, विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और फूलों की सजावट के साथ 829 किस्म के गुलाब प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान यूटी प्रशासक ने कहा कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये एशिया का पहला उद्यान है जो 40 एकड़ में फैला है। इसके लिए सभी आयोजनकर्ता और इसमें भाग लेने वाले कलाकार बधाई के पात्र हैं। जाकिर हुसैन जी, उनके नाम से ये फेस्टिवल प्रारंभ किया गया और तब से लेकर के ये हर साल ये शायद 53वां ये जो है ना एक तरह से रोज फेस्टिवल हो रहा है। लोग भी इसके इंतजार करते हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद उनका देता हूँ जो इसमें पार्टिसिपेट कर। ग्रेविटी बढ़ाई है ये उन लोगों ने बढ़ाई है जिन्होंने अपने स्वयं की मेहनत से अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के जो प्लांट तैयार किए हैं उनको यहाँ ला करके प्रदर्शित करते हैं। उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ जिसने भी इसकी प्लानिंग की है, एशिया का पहला जगह होगी जहाँ इस प्रकार का 40 एकड़ में रोज गार्डन के नाम से हुआ। रोज गार्डन में लगे इस फेस्टिवल में लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, सेल्फी पॉइंट और बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है। शाम को फेस्टिवल में आने वाले लोग म्यूजिकल नाइट का आनंद ले सकते हैं। इसमें आज शाम 5 बजे लोक गायिका सुखी बरार और ग्रुप की प्रस्तुति होगी। वहीं चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत वाहनों को नो पार्किंग एरिया में लगाने पर प्रतिबंध, बेवजह हॉर्न ना बजाने आदि के निर्देश दिए गए हैं। रोज फेस्टिवल की जानकारी साझा करते हुए निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। पहली बार लगभग सभी आयोजनों और व्यवस्थाओं को प्रायोजित किया गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। अंबाला जिले में नगर परिषद ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें गोबर की मदद से लकड़ी बनाई जा रही है। इससे पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अंबाला छावनी में नगर परिषद ने एक मशीन लगाई है जो शहर में बेकार पड़े गोबर को लकड़ी में बदलने में मदद करती है। इस तकनीक से न केवल गोबर का सही उपयोग हो रहा है बल्कि शहर की सफाई भी हो रही है। नगर परिषद में स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर रितु शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहर से गोबर को एकत्रित किया जाता है और इसके बाद गोबर को मशीन की मदद से लकड़ी की तरह बनाया जाता है। इस तकनीक से बनी लकड़ी से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ रही है बल्कि गोबर का सही उपयोग भी हो रहा है। नगर परिषद इन गोबर से बनी लकड़ियों को जल्द ही बाजार में लाने की योजना बना रहा है। गोबर से लकड़ बनाने का कार्य शुरू किया है। आपको पता है कि अंबाला सदर एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है समय समय पर जो काम किया जाता है जिसके अंदर लकड़ का इस्तेमाल होता है, तो पर मैं सभी से ये है कि लकड़ अगर वो पेड़ों की यूज़ करते हैं तो उससे पोल्यूशन पर असर होता है, पर वो पोल्यूशन फैलाती भी है। दूसरा, एक पेड़ कटता है उसके लिए, और अगर आप इस लकड़ का इस्तेमाल, गोबर से बनी हुई लकड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप इन्वायरमेंट में भी फ़ायदा देते हैं। दूसरा, गोबर को भी ख़त्म करने में हमारा सहयोग होता है। तो इससे मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करें। और वैसे भी अंबाला सदर में इसकी जो लोग हैं बड़े खुशी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एनजीओ के सदस्य पूजा मोंगा ने बताया कि बढ़ रहे पर्यावरणीय खतरों के बीच गो कास्ट एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। लकड़ी की तुलना में ये सस्ता और प्रदूषण रहित विकल्प है। खाद के अलावा अब इसके व्यावसायिक उपयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। एक तो आपको जो है किसी प्रकार की अगर कोई एलर्जी एस्थमा वगैरह है वो आपको इसमें फील नहीं होगा। एंड दूसरा, लकड़ का उपयोग थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कि ढाबों में आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तंदूर तपाने के लिए लकड़ ही काम आती है या कोयला चलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो लोग हमारा ये लगा रहे हैं वो बार बार उनसे रिपीट ऑर्डर्स लेकर जाते हैं। शमशान में भी हम लोग इसको देते हैं। शमशान में भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाया जा पा रहा क्योंकि वहाँ पर राख का इशू आ जाता है कि पेड़ों की राख थोड़ी कम होती है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि वे गोबर से लकड़ी बनाने की ये योजना ऊर्जा का बेहतर विकल्प है। इससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही शहर तो गोबर मुक्त होगा ही, लकड़ी की भी कमी नहीं रहेगी। लेके आते हैं जी खाद, फिर इसमें डालते हैं मशीन में जी, फिर बनाते 4-5 दिन सुखाते हैं जी। कई बंदे आते हैं वीडियो बना के लेके जाते हैं जी। हमारे फायदेमंद है जी, प्रदूषण नहीं करती कोई, बहुत बढ़िया है जी। गोबर से लक्कर बनाते हैं, लोग ज़्यादा चाहत मानते हैं, मांग कर रहे हैं और इस 4-5 दिन में तैयार कर लेते हैं। सूख जाती है लक्कर, मशीन से तैयारी करने के बाद उसके बाद सुखाते हैं, 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। ये लक्कर खरीदने के लिए लोग आते हैं खुद की ही, ये प्रदूषण नहीं मानते। प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना का लाभ फतेहाबाद के लोगों तक पहुंचाने के लिए अब गांव स्तर पर शिविर लगाकर कार्ड वितरण शुरू कर दिया गया है। फतेहाबाद परिवहन विभाग के परिचालक महेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 2 लाख कार्ड प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1.5 लाख से अधिक का वितरण किया जा चुका है। लाभार्थियों को आ रही कुछ दिक्कतों के चलते अब गांव स्तर पर शिविर लगाकर कार्ड का वितरण किया जा रहा है। 14 अगस्त 2024 से पहले आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों के कार्ड आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलती है। वहीं 10वीं और 12वीं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 500 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा दी जा रही है। सर, हमारे पास लगभग 1,55,097 कार्ड आए थे, जिसमें से हमने 1,44,000 कार्ड बांट दिए हैं। लोगों ने जो कार्ड में नंबर दिए थे ना सर, उनके नंबर नॉट रीचेबल है, मिल नहीं रहे हैं या बंद है किसी वजह से। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में सर हमने लगभग 25 से 30 गाँव में कैंप लगाए हैं और मुख्य तौर पर रतिया, भुना, भट्टू और टोहाना में हमारे कार्ड प्रॉपर तरीके से डेली बांटे जा रहे हैं। सर लोगों को इसमें यही परेशानी है सर, मोबाइल नंबर किसी के पास रिचार्ज नहीं होता है, लेने आते हैं तो उसका OTP नहीं आ पाता सर, या किसी का मोबाइल या सिम खराब हो गया, उस वजह से उनका कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। वहीं योजना के लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की इस पहल से गरीब परिवारों को राहत मिल रही है। उन्हें इसके लिए आसानी होती है और वो बिना किसी वित्तीय बोझ के स्कूल कॉलेज में आवागमन कर सकते हैं। मोबाइल से मेरे मोबाइल पर OTP आया है
और वो मैसेज मैंने इनको दिया है। एपी कार्ड से जी मैं बसों में फ्री में यात्रा कर सकूँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा एपी कार्ड लेने आया था, कोई परेशानी नहीं है, OTP देते ही एपी कार्ड मिल गया। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में कल गोवा दिवस मनाया गया। मेले की मुख्य चौपाल पर गोवा के कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर गोवा टूरिज्म द्वारा गोवा के ऊपर एक फिल्म भी मंच पर दिखाई गई और गोवा के सभी मुख्य दर्शनीय स्थानों को दर्शाया गया। इस अवसर पर गोवा पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक डॉक्टर ग्रेविन डायस और डिप्टी डायरेक्टर धीरज वागले ने गोवा की कला एवं संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में आकर उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और आने वाले समय में वे सूरजकुंड मेले की थीम स्टेट भी बनाना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च को गोवा टूरिज्म द्वारा गोवा कार्निवल मनाया जाना है, जिसके लिए वे सभी को आमंत्रित करते हैं। हम लोगों ने बहुत हिंटरलैंड टूर्स किया, गोवा बियॉन्ड बीचेस स्कीम किया और हमारा पूरा राष्ट्र में गोवा एक पहला प्रदेश है जो रीजनरेटिव टूरिज्म लॉन्च कर दिया। ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है। जो सस्टेनेबल टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, टेम्पल टूरिज्म जो है, हम लोग पूरा दुनिया को और हमारे देशवासियों को दिखाए। So keeping this in mind, we have invited all stakeholders to come to Goa. Goa is a responsible tourism state. Goa is a leading tourism destination. And under the leadership of our Honorable Tourism Minister Rohan Kaunte, हमारा बहुत सारे innovations हो चुका है और जो हमारा hinterlands है, जो हमारे लोग होम स्टे है, उसको हम लोगों ने बहुत facilities दे दिया। As a theme state, and we are back here this year also, and we are very happy to know that there are more than 44 nations participating in almost more than 600 artisans who are here. We have put up a pavilion at Surajkund Mela 2025. And we would also like to be a theme state next year. We were a little bit late this year, but we would like to be a theme state next year. Under the leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Tourism Minister for IT, Printing, Stationery and Tourism, Sri Rohan Kaunte, we have launched different initiatives, a different concept which is known as regenerative tourism. सुनील कुमार ने गोवा के कलाकारों की प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बार का मेला इसलिए खास था क्योंकि इस बार थीम स्टेट 2 राज्यों को बनाया गया है। करीब 44 देश इसमें भाग ले रहे हैं। मेले में वीकेंड के साथ ही दिन प्रतिदिन पर्यटकों का रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो का भी दर्शकों को यहां तक लाने में बड़ा सहयोग रहा है। होने के कारण दिल्ली NCR की काफी पब्लिक ने इस बार विजिट किया है और इसके अलावा पहली बार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेले को जितना हाइप मिल रहा है ताकि यूथ है वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, फिनिशिंग प्रोडक्ट हैं, उनको सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा वापस उनकी हेरिटेज को सेव किया जा सके और उन आर्टिसन की एम्प्लॉयमेंट और उनकी लाइवलीहुड को प्रमोट किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन है जो डिफरेंट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हैं, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट है, को इस मेले में प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन व कॉमनवेल्थ खेलों में और अधिक पदक जीते, इसके लिए उन्हें और ज्यादा खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसी कड़ी में खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक से हाजिरी होगी और हाजिरी पूरे होने पर ही उन्हें खुराक भत्ता दिया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि इससे पारदर्शिता रहेगी और ग्रांट का भी सही ढंग से योग्य खिलाड़ियों तक लाभ पहुंचेगा। फिलहाल पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम की नर्सरी के खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की जाएगी। उन्होंने कल चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग द्वारा खिलाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया जाएगा ताकि चोटिल होने पर वो ठीक से अपना इलाज करवा सकें। जिला स्तर के स्टेडियमों व ब्लॉक स्तर पर बनाए गए राजीव गांधी खेल स्टेडियमों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।
गौरव गौतम ने कहा कि खेल के मैदानों को दुरुस्त किया जाएगा और भवनों की मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से करवाया जाएगा। जल्द ही सोनीपत में कुश्ती और पानीपत में बॉक्सिंग की एक्सीलेंसी शुरू की जाएगी, जिसमें खिलाड़ियों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में सहूलियत रहेगी। खेल मंत्री ने कहा कि मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए यमुनानगर में बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि खेल निदेशक व उप निदेशक जिलों में जाकर खेल स्टेडियमों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें और उस हिसाब से वहां खेलों के उपकरण व अन्य संसाधनों की व्यवस्था कराएं। इसके अलावा खिलाड़ियों का अभ्यास करवाने में लापरवाही बरतने वाले खेल प्रशिक्षकों की भी सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी करके वार्षिक खेल कैलेंडर बनाया जाए। बैठक में मंत्री को जानकारी दी गई कि 3 से 5 मार्च को पंचकुला में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।